नमस्कार। ज्योग्राफी सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन करेंगे वीडियो का। तो फ़िलहाल हम सिक्स्थ क्लास के जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर हैं सभी का एक्सप्लेनेशन डाल चुके हैं। उसके बाद हम इनके क्वेश्चन आंसर अपलोड करने वाले हैं, जो भी है लिखकर, और एमसीक्यू होंगे तो वहीं पर हम डायरेक्ट अपलोड टिक लगाकर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखें जिसमें एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद आप खुद क्वेश्चन कर पाएंगे। उससे अच्छी बात कोई नहीं है, लेकिन अगर आप पार्ट नहीं देख पा रहे हैं, सीधा क्वेश्चन चाहते हैं, तो हमारे सेकंड पार्ट में जा सकते हैं। सेकंड या थर्ड पार्ट में आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। यू रेड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या टीवी पर देखते होंगे, या आपने लोगों से वेदर के बारे में बातचीत करते हुए सुना होगा। यू मस्ट नो दैट द वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। आपको पता होगा कि वेदर एक डे टू डे जो एटमॉस्फेयर में चेंज होता है उसे हम वेदर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आज हवा चल रही है तो हम बोल सकते हैं कि आज का वेदर थोड़ा सा विंड वाला है, और आज अगर सूरज निकलेगा बिल्कुल ब्राइट है तो आज बोल सकते हैं हम कि वेदर सनी है। हो सकता है कि कल को थोड़ी सी बौछार हो जाए तो हम बोल सकते हैं वेदर रेनी है। इट इंक्लूड्स चेंज इन टेम्परेचर। तो वेदर के अंदर क्या क्या चेंज हो सकते हैं? चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एट्सेट्रा। तो वेदर के अंदर चेंज हो सकते हैं। टेम्परेचर आज 35 है, क्या पता कल को 32 चला जाए। रेनफॉल, आज बारिश कम है, क्या पता कल ज़्यादा हो जाए या ना भी हो। सनशाइन, आज सन बादलों के पीछे छिपा हुआ है तो उसको क्लाउडी वेदर बोल देंगे, कल को सन निकल जाएगा तो सनी वेदर बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, वाइंडी और काम। यानी वेदर अलग अलग तरीके का हो सकता है, गर्म ठंडा। सनी मतलब सूरज निकला हुआ, क्लाउड मतलब बादल में छिपा हुआ, और वाइंडी और काम यानी शांत और तेज हवा वाला हो सकता है। यू मस्ट हैव नोटिस देन व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब लगातार गर्मियाँ चलती है कई दिनों तक तो हमें वार्म क्लोथिंग यानी गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू आल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। आप उस मौसम में गर्म और ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं और पीना पसंद करते हैं ठंडी चीज़ें। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लोथ्स। व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। और कई बार इस कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत भी होता है कि भाई आपको ठंड लगेगी वूलन क्लोथ्स के बिना, और आप उस सीज़न में गर्म चीज़ें खाना पसंद करेंगे। तो ये मेनली सीज़न होते हैं। ब्रॉडली द मेजर सीज़न रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर। तो मोस्टली सीज़न इंडिया में कौन कौन से आते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। एक आता है कोल्ड वेदर यानी ठंड का मौसम, जिसे हम विंटर के नाम से जानते हैं, जो इंडिया में दिसंबर टू फरवरी यानी दिसंबर से फरवरी तक चलता है। एक हॉट वेदर सीज़न आता है गर्मी का, समर, जो मार्च टू मई चलता है। एक आता है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न रेनी, जो जून से सितंबर तक चलता है। इसको साउथ वेस्ट मानसून सीज़न इसलिए बोला गया है क्योंकि जो बारिश आती है वो मानसून साउथ की तरफ से आता है। सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम, अक्टूबर एंड नवंबर। फिर सीज़न चलता है रिट्रीटिंग मानसून यानी मानसून वापस आ रहा है, ऑटम सीज़न जिसे बोलते हैं, अक्टूबर और नवंबर में ये सीज़न आता है। तो आपको ये सीज़न याद रखने। मेन सीज़न हमारे पास कोल्ड, विंटर, समर, रेनी, ऑटम है। एक स्प्रिंग और होता है, लेकिन मेन सीज़न इंडिया में यही हमें दिखाई देते हैं। कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। यानी जो विंटर सीज़न होता है उसमें जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली उस एरिया में पड़ती नहीं है।
क्योंकि अगर डायरेक्टली देखो सन रेज़ गिरेंगी तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, जबकि विंटर एरिया में डायरेक्टली सन रेज़ नहीं गिरती है। एज अ रिज़ल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्थन इंडिया, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्थन इंडिया में लो रहता है। हॉट वेदर सीज़न और समर। इन द हॉट वेदर सीज़न सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन, यानी गर्मी के मौसम सीज़न में सन की जो रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली उस एरिया में गिरती हैं। अगर डायरेक्टली गिरेगी तो वहाँ गर्म वेदर हो जाएगा, थोड़ा सा हॉट रहेगा, और लेकिन स्लांट होकर जाएंगी, टेढ़ी होकर जाएंगी, तो सन की जो रेज़ हैं उनकी हीट कमज़ोर हो जाएंगी, उनमें ज़्यादा हीट नहीं बचेगी, तो इसलिए वहाँ विंटर सीज़न होता है। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स, कोल्ड लू ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गर्म हवाएं और सूखी हवाएं दिन भर चलती है, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा गर्मी के मौसम में कि बाहर मत निकले, दोपहर के समय लू चल रही है। उन गर्म हवाओं को हम लू के नाम से जानते हैं। वो काफ़ी डिहाइड्रेट करती है हमारी बॉडी को, इसलिए गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये लेट्स हैव अ फन, ये हम बाद में करेंगे, पहले आगे चलते हैं मेन चीज़ों पर। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। दिस सीज़न इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। इस सीज़न को हम ऑनसेट मतलब जब मानसून आता है वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। द वाइंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड द बंगाल टुवार्ड्स द लैंड, यानी जब अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स हवाएं चलती हैं ज़मीन की तरफ आती हैं। दे कैरी मॉइस्चर विद दैम, वो अपने साथ मॉइस्चर यानी नमी लेके आती हैं। क्योंकि देखो आपको समझना है, ये इंडिया है, नीचे वाला पार्ट, एक मिनट में फिर बनाता हूँ। ये नीचे वाला पार्ट है जो साउथ वाला पार्ट है इंडिया का। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है। जब धूप गिरती है समर के टाइम तो इनके जो वाटर वेपर होते हैं वो ऊपर चढ़ते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद वो लैंड की तरफ चलना शुरू करते हैं वो हवाएं, और उन हवाओं में मॉइस्चर भी होता है। और जब वो मॉइस्चर अपने साथ लेकर चलती है और माउंटेन या किसी भी चीज़ से टकराती है तो वो बारिश करना स्टार्ट करती है। तो द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, दे कैरी मॉइस्चर विद दैम, वो अपने साथ मॉइस्चर लेके चलती है। व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक टू द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स, जब ये हवाएं माउंटेन बैरियर से टकराती हैं रेनफॉल अकर्स, तो बारिश होती है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। विंड मूव्स बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, अब वहाँ हवाएं गई हैं नॉर्थ की तरफ, वहाँ माउंटेन से टकराकर वो वापस आएंगी। दिस इज़ द सीज़न ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, उसको हम मानसून का रिट्रीटिंग सीज़न कहते हैं। आपको मैप याद करना है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये एक बार मैं हल्का सा बना देता हूँ समझने के लिए, समझे। मैप काफ़ी बेकार है, लेकिन इतनी क्लियरिटी यहाँ पर लाई नहीं जा सकती क्योंकि काफ़ी छोटा फ़ोन है हमारे पास। और लीजिए थोड़ा बहुत बनाते, इंडिया का मैप है, समझ लीजिए। आपको याद रखना है, इधर से जो रेस चलती हैं अपने साथ विंड चलती है, मॉइस्चर लेके चलती हैं, उसे हम मानसून कहते हैं। उसके बाद वो चलती हैं और यहाँ माउंट हिमालयाज़ है नॉर्थ में, और उनसे टकराकर फिर वो वापस आती हैं। एक बार वो जाते वक्त बारिश लाती हैं और एक बार आते वक्त बारिश लाती हैं, आपको याद रखना है। जो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि वो साउथ से आया है, और जब वो आएंगे तो उसको बोलते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, क्योंकि मानसून मौसम जो सीज़न से वो विंड गई थी वो वापस आ रही हैं। दिस इज़ द सीज़न ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन द सीज़न, और इस सीज़न में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा बारिश पूरे कंट्री में नहीं होती, मोस्टली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बारिश होती है। तमिलनाडु आपको याद रखना है बिल्कुल साउथ में है, और आंध्र प्रदेश ईस्ट में है। मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं।
However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. तो अभी यहाँ क्लाइमेट वर्ड की भी एंट्री हो चुकी है। वेदर मैंने बताया है डे बाय डे चेंज होता है। आज वेदर कैसा है, कल वेदर कुछ और होगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर एवरेज वेदर कैसा रहता है इन महीने में या मार्च के महीने में या किसी भी पर्टिकुलर महीने में, तब हम उसको वहाँ का क्लाइमेट बोल देते हैं। जैसे पोलर रीजन की बात करें, हमने देखा कि भाई वहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है, तो हमने वहाँ बता दिया कि वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है। राजस्थान में सर्दी का मौसम भी आता है, लेकिन हमने देखा वहाँ गर्मी ज़्यादा कंटिन्यू रहती है, तो इसलिए हमने वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड वो मतलब हॉट बोल दिया। तो क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन है जिसको हम कई सालों तक रीड करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। मानसून इज़ टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। तो जो इंडिया का क्लाइमेट है वो डिस्क्राइब किया है मानसून वर्ड से, और मानसून अरेबिक वर्ड से लिया गया जिसका नाम है मौसम, विच मीन सीज़न। ड्यू टू इंडिया लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय द मानसून विंड। इंडिया एक ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ज़्यादातर बारिश मानसून विंड ही लेके आती हैं। अगर हमारे आसपास सीज़न ये रिवर्स मतलब हमारे आसपास अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल नहीं होते, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती बारिश लाने में। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन। भारत का जो एग्रीकल्चर वो बारिश पे डिपेंड रहता है। गुड मानसून मीन्स एडुकेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। अच्छा मानसून का मतलब होता है अच्छी बारिश आएगी, और अच्छी बारिश आएगी तो क्रॉप भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ़ मानसून वर वीक और इवन वर्स फेल टू अकर वन ईयर। क्या होता है अगर मानसून एक साल नहीं आता है या कम आता है? द क्रॉप्स विल अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड। तो ईजी सी बात है, क्रॉप अफेक्टेड होंगी, उन पर प्रभाव पड़ेगा। द लेवल ऑफ द वाटर इन वेल विल बी। कुएं में पानी का लेवल क्या होगा? कम अप ऊपर आएगा, गो डाउन नीचे जाएगा। अगर बारिश कम होगी तो सिंपल सी बात है पानी नीचे जाएगा। समर विल बी लॉन्गर शॉर्टर। अगर बारिश नहीं आएगी तो समर लंबी हो जाएगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं आगे। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। तो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट 3-4 चीज़ों पर डिपेंड। थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही, तो प्लीज़ आप थोड़ा वेट करें। चलिए, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। तो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसमें लोकेशन होती है, एल्टीट्यूड होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस और रिलीफ फैक्टर होता है। ये हम बताएंगे आपको कैसे कैसे डिपेंड करता है। फर्स्ट, वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम इंडिया के क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। जैसे जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। देखो लोकेशन का कितना फ़र्क पड़ रहा है। एक लोकेशन है जैसलमेर प्लेस है, बीकानेर है राजस्थान में, वो काफ़ी गर्म है। सेम ऐसे ही द्रास और कारगिल है जम्मू में, वो काफ़ी फ्रीजिंग कोल्ड है, ठंडे हैं। तो देखो आप समझ सकते हैं कि भाई लोकेशन का फ़र्क पड़ता है। सेम कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मोर मॉडरेट क्लाइमेट। जबकि कोस्टल प्लेस जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, वो एक मॉडरेट क्लाइमेट यानी उनके पास नॉर्मल क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। दे आर नीदर टू नॉर हॉट नॉर कोल्ड। ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडे, यानी मॉडरेट क्लाइमेट हमें वहाँ दिखाई देता है। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेस आर वेरी ह्यूमिड। हाँ एक बात है, ये तट के पास हैं, कोस्ट के पास है, समुंदर के पास हैं, इसलिए ये ह्यूमिड मतलब होता है गीले गीले रहते हैं। ह्यूमिड का मतलब होता है यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है। मवस्यन राम इन मेघालय, ये आपको फैक्ट याद रखना है, रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। यानी मवस्यन राम मेघालय में जो जगह है वो सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पर आती है।
while in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान, जबकि राजस्थान ऐसी जगह है मतलब जैसलमेर, वहाँ बारिश कई कई सालों तक आती भी नहीं है। तो देखो लोकेशन का कितना डिफरेंट पड़ रहा है, कहीं मॉडरेट क्लाइमेट है, कहीं फ्रीजिंग है, कहीं हॉट है, कहीं बारिश ज़्यादा आ रही है, कहीं बारिश आ ही नहीं रही। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन। वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास प्लांट की काफ़ी वैरायटी देखते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन फील्ड विद ग्रीन ग्रास। कितना अच्छा लगता है जब हम खेतों में खेलते हैं, ग्रीन ग्रास के खेत में खेलते हैं। देयर आर आल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड bushes एंड shrubs लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट एट्सेट्रा। उनके अलावा वहाँ छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, जैसे बुशेस हो गया, श्रब्स हो गया, कैक्टस हो गया, और कुछ फ्लावर वाले प्लांट भी होते हैं। Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm. उनके अलावा वहाँ कुछ बड़े ट्रीज़ भी हो सकते हैं, काफ़ी ब्रांच वाले, जैसे नीम, मैंगो, और कुछ ऐसे जिन पे कुछ कम पत्तियाँ हैं, जैसे पाम ट्रीज़। तो हम वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, वेजिटेशन से हमारा मतलब होता है प्लांट से। द ग्रास, shrubs and tree which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation। यानी घास, पेड़ पौधे which grow on their own, जो अपने आप उगते हैं, without interference और help from human being, किसी इंसान की हेल्प के बिना, उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। कहाँ चले जाते हो भाई साहब बार बार। डू यू उन्हें नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब हम सोचते हैं कि सभी वेजिटेशन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, तो उसके पीछे यही रीज़न है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग क्रॉप काम आती है। अमंग विच द अमाउंट रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बारिश भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। और इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करता है, तो इंडिया के पास नेचुरल वेजिटेशन की वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। फॉरेस्ट हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, बिकॉज दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। फर्स्ट मतलब पॉइंट है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ, यानी प्लांट ऑक्सीजन देते हैं जो हम सांस लेते हैं, एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जो हम छोड़ते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सोइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है कि जब एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह से जाती है, लेकिन जहाँ प्लांट लगे हैं वो अपने साथ मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं, इसलिए वहाँ सॉइल इरोजन नहीं होता। तो इसलिए प्लांट सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर। फॉरेस्ट हमें टिम्बर यानी लकड़ी देते हैं। क्यों देते हैं? फॉर फर्नीचर, ताकि हम फर्नीचर यानी जो बेड, खिड़कियाँ, उनको बना सकें। तो टिम्बर, हार्ड लकड़ी को हम टिम्बर बोलते हैं। फ्यूल वुड, जलाने के लिए लकड़ी देते हैं। फोडर, चारा देते हैं। मेडिसिनियल प्लांट्स, दवाइयों वाले पौधे देते हैं। हर्ब्स, लैक्स, हनी, गम्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें प्लांट फॉरेस्ट हमें देते हैं। आपको फॉरेस्ट के फ़ायदे याद रखने हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट के अंदर ही नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल एनिमल्स पाए जाते हैं, जंगली जानवर जिसे हम कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़। जो नेचुरल वेजिटेशन थी, यानी पेड़ पौधे जो नेचुरली उगते हैं, उनको हमने कुछ हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्यों डिस्ट्रॉय हो गए हैं? क्योंकि हम रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़ कर रहे हैं। रेकलेस का मतलब अंधाधुंध पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं,
सिर्फ अपने लिए कि हमें रोड बनाने हैं, हमें अपने स्कूल बनाने हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए और अवेयर करना चाहिए आसपास के लोगों को, ताकि ट्रीज़ को इम्पोर्टेंट सब समझ सकें। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम, हमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए, लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। वन महोत्सव मनाएं ताकि जो पीपल हैं, मतलब लोग हैं, वो उसको पढ़ सकें, ताकि हमारी अर्थ हरी वो मतलब ग्रीन दिखाई दे। तो आपको ये याद रखने हैं। देखिए आप दिखाया गया है कि भाई हमें क्या क्या देते हैं प्लांट्स। ऑक्सीजन, हनी, फ्रूट्स, गम एंड लैक, नेचुरल हैबिटेट हैं, टिम्बर देते हैं, रबर देते हैं, फर्नीचर देते हैं, फ्यूल देते हैं, फोडर देते हैं, शेल्टर देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो ये डायग्राम काफ़ी अच्छा है, जो प्लांट्स हमें ट्री देते हैं। और सेम पॉइंट, सॉइल बाइडिंग, सॉइल इरोजन होने वो नहीं देते। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो जंगल है वो एक वैरायटी है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। देर आर थाउजेंड ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड वॉर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जंगली जानवरों का घर है, जहाँ पर हज़ारों प्रजातियाँ एनिमल्स की या रेप्टाइल, जो ये रेंगने वाले पशु हैं, एम्फीबियन ऐसे पशु जो पानी में और दोनों में रहते हैं, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, ऐसी चीज़ें हमें फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, वाइल्ड लाइफ जिन्हें हम बोलते हैं। कुछ ये पॉइंट हैं जिन्हें हम याद रखना है। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर को बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, ये कंट्री के काफ़ी हिस्सों में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, यहाँ से आया है, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लोइन। एशियाटिक जो लोइन है वो हमें गिर फॉरेस्ट में मिलेगा, जो गुजरात में हमें दिखाई देंगे। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसिरोज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। अगर आपको हाथी और वन हॉर्न राइनोसिरोज यानी एक सिंग वाला राइनोसिरोज देखना है, तब आपको असम में जाना पड़ेगा। एलिफेंट आर आल्सो फाउंड इन केरला और कर्नाटक। तो एलिफेंट केरला और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, लेकिन आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये सबको पता है कि कैमल्स आपको डेजर्ट में मिलेंगे, एंड द रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर एट्सेट्रा आर फाउंड इन हिमालय रीजन। ये जंगली बकरी, स्नो लेपर्ड्स, भालू, ये आपको हिमालय में मिलेंगे। बिसाइड दिस मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वोल्फ, जैकाल, नीलगाय एट्सेट्रा, चीतल, बहुत सारे एनिमल जो काफ़ी पाए जाते हैं। मेन आपको जरूर याद रखना है, एशियाटिक लोइन इज़ फाउंड इन गिर गुजरात। ये काफ़ी बार क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड वन और राइनोसिरोज एंड एलिफेंट इज़ फाउंड इन असम। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। इंडिया बर्ड लाइफ में भी उतना ही रिच है, उतना ही मतलब ज़्यादा वैरायटी है। द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, हमारा नेशनल बर्ड पिकॉक है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पीजन्स, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक। बाकी जो कॉमन बर्ड्स हैं वो हमारे पास पैरट, तोता, पीजन कबूतर, मैना, गीज, बुलबुल और डक्स आदि हैं। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरी विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। बहुत सारी बर्ड सेंचुरी है जिनमें हमने बर्ड्स को नेचुरल हैबिटेट की तरह रखा हुआ है। दीज प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हंटर्स, क्योंकि कुछ बर्ड को हम बर्ड सेंचुरी में रखते हैं ताकि वो शिकार ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन एरिया, क्या आप हमारे मतलब एरिया के आसपास के बर्ड बता सकते हैं? तो सबके एरिया में बर्ड पाए जाते हैं, जैसे पीजन, क्रो, और स्पैरो, पिकॉक, पैरट, ऐसे बर्ड्स हमें आसपास दिखाई देते हैं। देर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पेसीज ऑफ स्नेक फाउंड इन द इंडिया। इंडिया में सांप की भी प्रजाति पाई जाती है। मेन जो स्नेक हमारे कोबरा एंड क्रेट्स आर इम्पोर्टेंट अमंग दैम।
उनमें से कोबरा और क्रेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, यानी हमने फॉरेस्ट की कटिंग की है, शिकार करना स्टार्ट किया है, तो बहुत सारी प्रजाति वाइल्ड लाइफ इंडिया की है वो डिक्लाइन होती जा रही है रैपिडली, मतलब बड़ी फास्ट। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, कुछ प्रजातियां तो एक्सटिंक्ट यानी ख़त्म भी, विलुप्त भी हो चुकी हैं, यानी अब उनका नामो निशान यहाँ पर नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप, उनको बचाने के लिए हम नेशनल पार्क बनाते हैं, सेंचुरी बनाते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। द गवर्नमेंट हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसको हम प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के नाम से जानते हैं, इन एनिमल्स को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में टाइगर की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। फिर हमने एक प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट मिशन स्टार्ट किया ताकि इनकी संख्या को बचाया जा सके। यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, हम भी घर बैठे वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। कैसे? यू कैन रिफ्यूज़ टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर्स, स्किन एंड फीदर्स, हम ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो हमें ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी है, उन्हें मना करना है उन चीज़ों को खरीदने के लिए जो एनिमल्स की बोन से, हॉर्न से या उनके स्किन से या उनके फीदर से बनती है। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों से, जैसे अगर हम एक बेल्ट खरीदते हैं जो भाई किसी एनिमल के लेदर्स यानी स्किन से बनता है, अगर हम उन्हें ख़रीदना बंद कर देंगे तो बनाने वाले भी उन्हें बंद कर देंगे, क्योंकि वो सिर्फ चीज़ें तभी बनती है जब बिकती हैं। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के हर पहले महीने में हम वाइल्ड लाइफ वीक बनाते हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम, ताकि हम एनिमल किंगडम के बारे में बातचीत फैला सकें। सम बर्ड्स सच एज पिंटल डक, क्रूल्स, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट माइग्रेट टू आवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर्स, ये कुछ बर्ड हैं जो हमारे कंट्री में आती हैं हर साल। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंट वेइंग एज लो 15 ग्राम फॉर आर्कटिक रीजन 8,000 किलोमीटर टू रीच इंडिया, ये जो लिटिल स्टिंट है बर्ड है वो 8,000 किलोमीटर इंडिया में पहुंचने के लिए चलती है। तो ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर